हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो नीट फाइटर्स यार, और कैसी चलिए आप लोगों की प्रैक्टिस रिवीजन का जो स्ट्रेटजी आपने बिल्ड कर ली होगी और रिवीजन बढ़िया तरीके से आप कर रहे होंगे यार। करते रहना यार, मेहनत करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप रीड कर लो एक बार, ढंग से इसको देख लो, डेटा समझ लो इसका क्या है, पिक्चराइजेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है और इस पे मेहनत कर लेना, मजा आ जाएगा। इससे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन हम करेंगे बहुत जल्दी जल्दी हम फोड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा इसी प्रॉब्लम के थ्रू। ओके, सो लेट्स सी। तो देखो यार, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि दो कार हैं और दोनों कार एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, अप्रोच कर रही है। जैसे ये कार इधर से आ रही है, ये कार इधर से आ रही है। क्लियर क्वेश्चन में बोला है, तो जो बोला है उसको देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट कार मूविंग विद दिस स्पीड, तो ये पहली कार की वेलोसिटी है और ये जो दूसरी कार है उसकी वेलोसिटी ये है, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इसको आप V2 मान लो, जो सेकंड कार है। ठीक है, अब वो बोलता है कि जो फर्स्ट कार है ना, उसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ना, जो ड्राइवर है उसके अंदर, वो अपनी कार का हॉर्न साउंड करता है, हॉर्न बजाता है, समझ रहे हो आप, पू 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 करके, समथिंग लाइक दैट। तो जब वो हॉर्न साउंड करेगा, क्योंकि सामने से एक कार आ रही है, तो साउंड यहाँ, चूंकि ये हॉर्न साउंड कर रहा है, तो साउंड यहाँ से जाएगी और ये सेकंड कार के पास पहुंचेगी। इसका मतलब हॉर्न इसने साउंड किया है, सुनाई इसको देगा। बस इसी चीज को आपने समझना है, मैं बता रहा हूं, शिद्दत के साथ फोड़ गया होगा एग्जाम में क्वेश्चंस। सबसे पहले देखना हॉर्न साउंड कौन कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट कर रहा है, तो ये जनरेट कर रहा है, तो ये काम करेगा सोर्स का। बस ये पहचानना है क्वेश्चन में कि सोर्स कौन है। सोर्स का मतलब क्या होता है सर, जो साउंड प्रोड्यूस करे, समझ गए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं सोर्स हो गया। आप सुन रहे हो, आप लिसनर हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। ओके, अच्छा, अब इसको चूंकि पहले कार के ड्राइवर ने जो साउंड ऑन करी है वो दूसरे वाले को सुनाई देगी, तो इसको बोलेंगे हम ऑब्जर्वर। ठीक है, या लिसनर बोल दो, ऑब्जर्वर बोल दो, एक ही बात है। बस आप टर्मिनोलॉजी समझ जाओ पहले इसकी क्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, तो इसने जो साउंड प्रोड्यूस की, जैसे ही हॉर्न साउंड किया, जो फ्रीक्वेंसी निकली वहां से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, वो दे रखी है 400 हर्ट्ज। इसने बोला यहां से जब साउंड हुआ, मतलब हॉर्न साउंड हुआ, तो 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई। इसको कितनी सुनाई देगी ये पूछा गया है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द कार ड्राइवर ऑफ सेकंड कार, इसने कितनी सुनी, यानी एफ डैश मान लो उसको। दिस इज योर एपरेंट फ्रीक्वेंसी विच इज हियर्ड बाय दिस कार ड्राइवर। समझ गए होंगे, सिचुएशन ये है। मैं बोल रहा हूं ना, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सीख लेना। सारे कंसेप्ट इसके क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, आगे आने वाले को ना भाई उड़ा डालेंगे, रॉकी भाई स्टाइल में उड़ा डालेंगे वो, ठीक है। सो क्या करेंगे सर, देखो ध्यान से। तो सिचुएशन समझ में आ गई, दो कार एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, इसने हॉर्न साउंड किया तो ये सोर्स बन गया, इसने सुनाया तो ये लिसनर या ऑब्जर्वर बन गया। तो इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, इसने जो प्रोड्यूस किया वो 400 है, बट इसको कितनी सुनाई दी, समझ गए यार। वो वाली बात हो गई ये तो, कि सपोज करो, आप इमेजिन करो, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो या बॉम्बे जा रहे हो या बैंगलोर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो आप घूमने। तो जब आप बस स्टैंड पे पहुंचते हो ना, बस स्टैंड पे, तो बस आप अभी पहुंचे नहीं हो, आप दूर हो, और बस ने हॉर्न साउंड किया है, तो वो सुनाई दे जाता है ना आपको, आप उसके पास भी आ रहे हो। तो जो उसने साउंड किया होगा, बस ने हॉर्न, वहां एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो बंदा उसमें बैठा होगा उसको सुनाई देगी एक्चुअल। लेकिन आप चूंकि बस से दूर जा रहे हो या पास आ रहे हो, तो आप उससे ऑटोमेटिकली दूर हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी एक्चुअल नहीं सुनाई देगी जो उसने साउंड की। जब आप पास आओगे आपको ज्यादा सुनाई देगी, दूर जाओगे तो कम सुनाई देगी। देयर इज अ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। रिलेटिव मोशन की वजह से सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी हमें कम ज्यादा सुनाई देती है ना, उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, यानी जो फ्रीक्वेंसी हमें डिफरेंट सुनाई दे रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये सिचुएशन बन चुकी है आपके पास। अब क्या करेंगे सर, एकमात्र फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, उसी का यूज करना आपने सीखना है। एक साइन कन्वेंशन बता दूंगा, फटाक से हर क्वेश्चन उड़ा देंगे। ठीक है, क्या सर, देखो, जब भी कभी डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, याद रखना, जो हियर्ड फ्रीक्वेंसी है, जो वो सुनेगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी में लिखूंगा यहाँ पे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो वो सुनेगा इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू V माइनस वी नोट ओवर V माइनस VS। ये आपने याद रख लेना, एकमात्र फॉर्मूला, कोई अदर फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, ये मैंने आपको सिखाना है, बस इस पे आप ध्यान रखें। नंबर ऑफ फॉर्मूलाज याद नहीं करने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे यूज होने वाली कुछ चीजें हैं, पहले उनको देख लो। ये तो है जो सुनाई देगी उसको, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल। ठीक है, V क्या है यहाँ पे, ये V यूज्ड फॉर साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये।
जो साउंड जनरेट होगी, याद रखना गिवन होता है हमेशा क्वेश्चन में 330 340 वॉट जो भी वो देगा, ठीक है। वी नॉट किसके लिए यूज हुआ है सर? वी नॉट होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। दिस इज योर, जब तक ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसलिए हम इसको समझ लेंगे ना पहले क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्या है सर? एस मीन्स सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये सोर्स की वेलोसिटी है। बढ़िया है भाई, सारी चीज सीख ली हमने, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, साउंड की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की और सोर्स की, इतना याद रख सकते हो बिल्कुल। अब इस पूरी फिनोमिना में कितनी चीजों का इन्वॉल्वमेंट है आप खुद सोचो। एक है सोर्स, लेट्स सी मैंने एक सोर्स लिया ऐसे, ठीक है, एक सोर्स लिया मैंने ऐसे, ऐसे समझ लो आप, ये सोर्स है, इसको मैं सोर्स बोल रहा हूं। तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है ना, जैसे गाड़ी में बैठ के जा रहे हो आप, सिट्टी बजा रहे हो, उसमें से हॉर्न साउंड कर रहे हो, तो गाड़ी सोर्स बन गई। तो सोर्स की जो वेलोसिटी है मैं उसको वीएस मानूंगा, और इस सोर्स से ही साउंड निकलेगी। साउंड का मैं इस तरीके से सिंबल मान रहा हूं, ये साउंड की वेलोसिटी वी, और इधर कहीं होगा ऑब्जर्वर, ओके, और ऑब्जर्वर तो हम होंगे, ये आपका ऑब्जर्वर, वो चुन्नू इधर खड़ा हुआ है, कहीं ऑब्जर्वर है, ये सुनेगा, दिस इज ऑब्जर्वर, ठीक है। और ऑब्जर्वर भी चल भी सकता है, तो इसकी वेलोसिटी हमने मान ली वी नॉट। देखो तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, वी एस, वी नॉट और वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड। बस जो पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ आपका, वो याद रख लेना, मजा आ जाएगा। गारंटी से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका, कैलकुलेशन एरर मत करना बस, ठीक है। देखो क्या सर, जब भी कभी डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपने क्या करना है, पहले सोर्स को रिकॉग्नाइज करो, फिर ऑब्जर्वर को रिकॉग्नाइज करो, कौन साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सुन रहा है। तो साउंड की जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ फिक्स कर दो, ऑलवेज ध्यान रखना। साउंड की वेलोसिटी सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ फिक्स कर दो, ये रेफरेंस हो गया, ये होगा चाहे आप गाड़ी के पास आ रहे हो या दूर जा रहे हो, भाई फ्रीक्वेंसी तो सुनाई देती है ना हमें आवाज, इसलिए साउंड हमेशा, चाहे इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, लेकिन वो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ही होगी, ये ध्यान रखियो। अब इन दो वेलोसिटी में से जो इसकी डायरेक्शन में होगा, जैसे वी एस इसकी डायरेक्शन में है, वी नॉट भी इसकी डायरेक्शन में है, वी की पहले आपने फिक्स कर दिया, सोर्स से इसकी तरफ जाएगी साउंड। अगर इन दोनों में से कोई भी इसकी डायरेक्शन में है, जैसे दोनों ही है, तो इनका साइन प्लस लेंगे, इनको पॉजिटिव साइन के साथ पुट करेंगे, यानी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स we have to take with positive sign when they are in the direction of v, जब दोनों साउंड की डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अगर इनमें से एक भी साउंड की डायरेक्शन के अपोजिट हो गया, जैसे साउंड तो इधर जा रही है लेकिन ऑब्जर्वर इधर जा रहा है या सोर्स भी इधर जा रहा है, अगर एक भी हो गया, मैं दोनों को ले रहा हूं वीएस और वी नॉट, तो इनकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ यूज करनी है। समझ गए होंगे आप, मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, हर टाइप की सिचुएशन इस फॉर्मूले से हैंडल हो जाएगी और इस साइन कन्वेंशन से। साउंड की वेलोसिटी हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। अगर उन दोनों में से, सोर्स और ऑब्जर्वर में से एक भी साउंड के डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव। इतना याद रखना है ना यार, याद रख सकते हैं कि नहीं? यस, अब मचा देंगे, देख लो, आ जाओ। क्या करेंगे सर? अब क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि दो गाड़ी एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है। फर्स्ट कार ने हॉर्न साउंड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, तो बताओ उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? तो यहां से निकालेंगे, बस डायरेक्ट फॉर्मूला देखो। तो लेट्स सी, सेकंड कार को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मैंने लिखा f2 इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी बनाई है 400, ठीक है सर, इनटू, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें दे रखी है वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। पुट ऑल द वैल्यूज विद प्रॉपर साइन, ठीक है। देखो v पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, v के तो कोई साइन नहीं लेना होता है, ठीक है। v की वैल्यू दे रखी है 340 माइनस v नॉट और vs को साइन के साथ पुट करना है, तभी ये मैंने बताया है। अब हम चेक करेंगे, देखो पहली कार ने हॉर्न साउंड किया है तो आवाज जा रही है इससे दूसरी कार की तरफ इधर, यानी ये होगी v की डायरेक्शन, दिख रहा है आपको। अब चूंकि पहली कार भी इधर ही जा रही है तो पहली कार की जो वेलोसिटी है वो इधर को है, मतलब v की डायरेक्शन में, तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये सोर्स का काम कर रहा है, पहली कार सोर्स का काम कर रही है। सेकंड कार में बैठा हुआ बंदा उसको सुन रहा है और साउंड इधर से जा रही है, बंदा उसके अपोजिट जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी इधर है। देखो सेकंड कार की वेलोसिटी है v2 इधर है, तो ये v के अपोजिट है, तो इसको माइनस लेंगे, इसको माइनस लेंगे, समझ गए होंगे, इसको माइनस लेंगे, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के अपोजिट है, यही बताया मैंने आपको यहाँ पे। पुट विद ऑल प्रॉपर साइन, वी नॉट ऑब्जर्वर है तो ये इधर से आ रहा है, वी नॉट ऑब्जर्वर है, इधर से आ रहा है, ये v2 यानी ये ऑब्जर्वर, साउंड इधर से जा रही है, तो मैं इसको लूंगा
-16.5 साइन के साथ पुट करूंगा। एक समझ गया ना, मैं बोल रहा हूं ना, मचा दोगे बढ़िया से। 340 यहां पे रखा मैंने, माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी फर्स्ट कार इधर को जा रही है और v भी धरी है, साउंड की वेलोसिटी भी, और ये कार भी धरी जा रही है, तो पॉजिटिव लेंगे, मतलब जैसी है वैसी ले लेंगे एज इट इज। इसकी वेलोसिटी 22 विद पॉजिटिव साइन एज इट इज। ठीक है, बस हो गया बॉस। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? दिस इज 400। आप इसको सॉल्व करो, 340 प्लस दिस है ना, 340। ठीक है, अच्छा सॉल्व तो कर ही लोगे यार। 340 माइनस माइनस प्लस 16.5 डिवाइड में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 22 को, तो ये आएगा 8 एंड 3 1 318। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर फटाक से सॉल्व होके आ जाएगा, दैट इज 448 हर्ट्ज। यहां से आंसर आएगा 448 हर्ट्ज। आपको सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन अब आपने करनी है, ऐड करके डिवाइड करना है एंड ऑल। मेरा काम था आपको एक कंसेप्ट पहुंचाना, बढ़िया तरीके से हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई करके आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन इजीली। आप मेरे को जल्दी से कैलकुलेशन करके बताना और चेक करना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं लगातार 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसमें हमने मेहनत कर लिया, टाइम भी दे दिया काफी इस पे, जिससे कॉन्सेप्ट सीख ले, क्योंकि इसमें यार देखो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। डॉपलर इफेक्ट टोटली डिपेंड अपॉन कॉन्सेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से उड़ाते हैं और देखते हैं हम उसको कर पा रहे हैं कि नहीं। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, रिपीट होके आते हैं, क्योंकि एक स्पेशल केस माना जाता है डॉपलर इफेक्ट के अंदर। कैसे सर, स्पेशल कैसे सर, हमें कैसे पता चलेगा भाई स्पेशल केस है कि नहीं है? मैं बताऊंगा ना, पहचान करनी मैं सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन को। बस एक बार रीड कर लो आप, चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया आपके वास्ते, जिससे समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं सर, देखो क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि कार ड्राइवर है, वो अपनी कार में जा रहा है। ठीक है, कार में अपनी जा रहा है और इधर को जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो उसके सामने ना एक हिल आती है, ऐसे समझ लो एक हिल है ये, या तो हिल बोलेगा या फिर वॉल बोलेगा, हाई बिल्डिंग भी बोल सकता है। ध्यान से समझना, मैं स्पेशल केस क्यों मान रहा हूं उसको। हाई बिल्डिंग भी बोल सकता है, क्लिफ टाइप, तो हिल बोल रहा है या वॉल बोल रहा है या बिल्डिंग बोल रहा है। एक कार जा रही है और एक वो बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ जा रही है, बड़ी सी हिल की तरफ जा रही है, क्लिफ की तरफ जा रही है। तो ये एक स्पेशल केस होता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम, लेकिन आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपने क्वेश्चन पढ़ के ये समझना है, अगर गलती से कोई कार किसी बड़ी सी बिल्डिंग, हिल या वॉल की तरफ जा रही होगी तो उसमें क्या कंसेप्ट यूज करके आएंगे, डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब ये हॉर्न साउंड करता है, वो बोलता है इसने हॉर्न साउंड किया। भाई ऐसा लगता है ना जैसे कार से आ रहे हो आप, बड़ी सी बिल्डिंग सामने है, उसके ओवर रास्ता है और आपने हॉर्न तो साउंड करना पड़ेगा ना, कहीं दूर से कोई नहीं आ रहा हो, समथिंग लाइक दैट। बट उसने बोला कि जैसे इसने हॉर्न साउंड किया तो वो हॉर्न की जो फ्रिक्वेंसी है वो आगे बढ़ी और वो बिल्डिंग पे टकराई, और टकरा के वो वापिस आती है। तो वो बोलता है जब वो टकरा के वापिस आती है ना, तो वो इस ड्राइवर को खुद सुनाई देती है। तो वो बोल रहा है कि इसके कार के ड्राइवर को रिफ्लेक्टेड साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, वो निकालनी है। मतलब इसने साउंड ऑन किया, टकराई, वापस आई, तो इसको क्या लगेगा कि मैं इसके पीछे कोई कार है अनदर, ये एज्यूम करता है ऐसा, और उसने हॉर्न साउंड किया होगा, वो मेरे को सुनाई दी है। समझ गए आप मेरी बात? मतलब एक्चुअली में इसी की साउंड टकरा के वापस आ गई, वो हियर्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये ही सुनने वाला है, यही प्रोड्यूस करने वाला है, समझना आप। इस केस में जब भी ये वाले केस आएंगे, बिल्डिंग के, हिल के, वॉल के, कि कार ड्राइवर जा रहा है और बहुत बड़ी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो जो ऑब्जर्वर है वही सोर्स है। बस इतना ध्यान रखना भाई, मजा आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो उसको रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड सुनाई दे रही है, देखो, तो साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ रही है, यानी वी। कार ड्राइवर इधर जा रहा है, यानी लिसनर इधर जा रहा है, यानी ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, यानी वी नॉट। तो वी और वी नॉट एक दूसरे के अपोजिट हो गए, क्योंकि टकरा के साउंड इधर आएगी, टकराने के बाद देखना है, और कार इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो इसकी वैल्यू कैसे लेनी है, नेगेटिव। और आपने ये सोचना भी नहीं है, ये तो कंसेप्ट है। आप क्या करके आएंगे, इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसने प्रोड्यूस कितनी की है, 600, जैसे हॉर्न साउंड किया 600, तो सुनाई कितनी देगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, एफ एपरेंट कितनी होगी जो उसको सुनाई देगी। ओरिजिनल मैं फॉर्मूला लिखा था v माइनस वी नॉट ओवर v माइनस वी एस, यही लिखा था ना। यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज विद द साइन, प्रॉपर साइन। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको बोला है जो ऑब्जर्वर है वही सोर्स है, वो जो सोर्स है वही ऑब्जर्वर है। तो v नॉट को, वी एस को v नॉट के इक्वल लेना है, बस इतना ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पे सोर्स की वेलोसिटी है वो v नॉट के इक्वल ही होगी,
क्योंकि यही बंदा सुन रहा है और यही साउंड प्रोड्यूस भी कर रहा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, देखो तो ये वी नॉट और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना, मतलब ये माइनस होगा तो प्लस आएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे जब भी हिल, वॉल और हाई बिल्डिंग का केस होगा। यू कैन यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला एफ नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट ओवर वी माइनस वी एस की जगह वी नॉट ही रहेगा, वी नॉट ही रहेगा, इसलिए स्पेशल केस है। इसको लगेगा कि इसके पीछे कोई एक अनदर कार है, आप ऐसे समझो, ठीक है, तो वो उसको इमेजिन करने का, वो साउंड, वो उसकी साउंड आ रही है मेरे पास, इसको लगेगा मतलब अपने आप को ही इसने इमेजिन कर लिया और वो इधर को आ रही है, तो वो सोर्स का काम करेगी। तो सोर्स इधर, साउंड भी इधर, इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा प्लस, इसको कर दिया माइनस, क्योंकि ऑब्जर्व इधर से जा रहा है, साउंड इधर से आ रही है। समझ गए? आप याद भी रख सकते हो। सर कैसे याद रखेंगे? ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखो, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा जब बिल्डिंग या हिल या वॉल की बात करेगा। सिंपल लॉजिक, पुट ऑल द वैल्यूज। तो जो हियर्ड फ्रीक्वेंसी होगी अपरेंट, वो क्या आएगी? ओरिजिनल कितनी है सर? 600 इंटू वी कितना दे रखा है सर? वी दे रखा है 330 साउंड की वेलोसिटी, फिर यहाँ पे प्लस वी नोट कितना है? कार की स्पीड 30 डिवाइड में 330, फिर माइनस ये माइनस वी एस को क्या लेंगे? वी नोट, और वी नोट तो कितना है? 30। बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो वी एस है वो वी नोट होगा, समझ गए होंगे आप, ठीक है? ऊपर भी वी नोट, नीचे भी वी नोट, क्योंकि ये ही इसका सोर्स का काम करेगा। पुट करो यार, उड़ा दो। एफ एपरेंट कितनी सुनाई देगी? 600, यहाँ पे बचेगा 36, 30 डिवाइड में इसके बचेगा 300, 300 से कैंसिल 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 0 टू 720 हर्ट्ज। तो आप देख सकते हो उसको एपरेंट जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई देगी, उसी सेम कार ड्राइवर को 720 हर्ट्ज होगी। जो उसने साउंड की थी वो 60, जो सुनाई दे रही है वो ज्यादा है, समझ रहे हो आप? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ज्यादा है। सो आप देख सकते हो, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। वेरी स्पेसिफिक एंड बेहतरीन प्रॉब्लम है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे ना, और 2 कैटेगरी क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट आपसे साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर कैटेगरी आपके पास पहुंच जाए। डॉपलर इफेक्ट से अगर क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होना चाहिए बॉस। ओके दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के क्वेश्चन का। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना भाई, बस डरने का नहीं, आपने देख के पढ़ लो आराम से, कंसेप्ट दिमाग में रखना है, इजिली कैसे सॉल्व करना है वो मैंने सिखाना है। एक बार पहले देख लेते हैं। कभी कभी पता है क्या होता है कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं कर रहे होते, मतलब नहीं चल रहे होते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि जैसे होता है ना, मैं इधर जा रहा हूँ, भाई उधर से गाड़ी आ रही है, तो किसी एंगल पे सोर्स आ रहा होता है, फिर वो फ्रीक्वेंसी भी तो हमें सुनाई देती है ना। देख, हम चाहे सोर्स से दूर जाए या पास आए, फ्रीक्वेंसी तो हमें ऑटोमेटिकली सुनाई देगी ना, no matter at all. So whenever observer and source are moving at any angle, then how to solve the problem? Okay, so this is the question आप देख लो, एक बार रीड करो, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। रीड करना जरूरी है बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब क्या करेंगे सर? देखो, उसने बोला है कि यहाँ पे एक सोर्स है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। एक चीज तो क्लियर है, सोर्स इधर जाए, ऊपर किधर भी जाए, नीचे ऊपर नीचे कहीं भी जाए, ठीक है, उसकी साउंड की जो डायरेक्शन है वो तो इधर जाएगी जिधर ऑब्जर्वर है। मैंने आपको बताया था हमेशा वी की डायरेक्शन होती है ऑब्जर्वर की तरफ, ये पहले ही डिसाइड करो। और सोर्स जो है वो जो फ्रीक्वेंसी यहां से प्रोड्यूस कर रहा है ओरिजिनल 100 हर्ट्ज है, वी की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी, ये तो होती है यार। अब ये सोर्स है किधर भी जाए, इस बंदे को फ्रीक्वेंसी तो सुनाई देगी, ठीक है, मैंने यही बताया आपको, यही फॉलो करना है आपने, बस फॉलो करो आप मेरे को, ठीक है। अब ये जो बंदा ऑब्जर्वर है ना, मस्त तरीके से बैठा है कहीं पे मिठाई की दुकान पे, रसगुल्ले खा रहा होगा, बढ़िया लड्डू वड्डू खा रहा होगा, ठीक है, रेस्ट पे है ये, उसने बोला ये रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, ऐसे बोला उसने, वेलोसिटी 0, मतलब जैसे गाड़ी जा रही है, बंदे बैठे हैं कहीं पे, चाय पी रहे, दुकान पे बैठे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, कुछ भी कर रहे हैं, रेस्ट पे है वो सुन तो रही है ना आवाज, एटलीस्ट समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अच्छा सर ये रेस्ट पे है, बिल्कुल ये चल नहीं रहा है इस बार, लेकिन जो सोर्स है ना वो इसकी तरफ नहीं जा रहा है, ना तो इससे अवे जा रहा है ना टुवर्ड्स जा रहा है इसके, वो किसी एंगल पे जा रहा है इधर को, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है हमें 19.4 मीटर पर सेकंड। थारे ही एग्जाम का क्वेश्चन है और इसको 40 आ जाएंगे हम, बढ़िया जाए, आप टेंशन मत लो, देखो, ठीक है। अच्छा सर अगर कोई सोर्स ऑब्जर्वर से किसी एंगल पे जाए तो क्या करेंगे? तो उसकी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ होगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है, जो ऑब्जर्वर की तरफ होगा, जिधर को ऑब्जर्व है, जिधर को साउंड जा रही है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसका कौन सा कंपोनेंट, ये वेलोसिटी इस लाइन के साथ कौन सा कंपोनेंट बनाएगी, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, वीएस cos 60, चूंकि इसके साथ एंगल बना रही है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो इसमें तो साइन कंपोनेंट आएगा, तो परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां फ्रिक्शन फ्रीक्वेंसी में आपको कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा। बस हमें ये देखना है कि इस सोर्स का जो किसी एंगल पे जा रहा है वो कंपोनेंट लेना है जो इसकी डायरेक्शन में होगा, तो कॉस कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में होगा, इतना आप समझ जाएंगे। तो इसका जो वेलोसिटी आएगी इसकी डायरेक्शन में, सोर्स की वेलोसिटी जो आएगी यहाँ से,
ये दे रखी है आपको 19.4, तो v डैश मान लो मैं इसको इसके डायरेक्शन में, तो 19.4 ये इंटू cos 60 होता है 1/2, डिवाइड करो तो वी एस डैश आएगा 29.7 मीटर पर सेकेंड। आप देख लो, तो मतलब ये सोर्स जो किसी एंगल पे जा रहा है इतनी के साथ उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 9.7 होगी, खत्म कहानी। अब देखो जो सोर्स की वेलोसिटी है वो v की डायरेक्शन में है, इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग सोर्स इधर जा रहा है, इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, और v भी इधर है, तो v एस डैश जो आया 9.7 वो लेना है पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैंने बताया था पॉजिटिव लेना है, और ये तो रेस्ट भी है, तो खत्म कहानी। करेंगे क्या सर, देखो तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ डैश, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस वी नॉट ओवर v माइनस वी एस, भाई यही होता था ना फॉर्मूला यार। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर, एफ नॉट कितनी प्रोड्यूस की है इनिशियली 100, और v वेलोसिटी ऑफ साउंड इज व्हाट, साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 330 इन द क्वेश्चन, 330 माइनस वी नॉट यानी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, डिवाइड में क्या करेंगे सर, डिवाइड में करेंगे v 330 माइनस, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, समझ लो बात को, तो जिधर को जा रहा है उधर को ये जा रहा है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो रख लोगे, टेंशन नहीं है। मान लीजिए वेलोसिटी आपको नहीं दे रखी है, वीएस दे रखी है, तो वीएस का वो कंपोनेंट लेना है जो इस साउंड के डायरेक्शन में ऑब्जर्वर की तरफ है, तो वीएस कॉस थीटा, यानी अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, ये थीटा दे रखा है कुछ, तो मैं यहाँ लिखूंगा वीएस कॉस थीटा, और चूंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, इधर ही साउंड जा रही है, इधर ही गाड़ी जा रही है, सोर्स जा रहा है, तो ये माइनस एज इट इज मेंटेन रहेगा। ये बन गया आपके लिए फॉर्मूला। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो यहाँ पे एफ नॉट होगा, यहाँ पे वी होगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है, अगर लिखना है तो लिख लो, ये रेस्ट पे है, तो v माइनस वी एस कॉस थीटा, तो जो एंगल दे रखा है ना आपको वो बस पुट कर दो, वी एस पुट कर दो, सब पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया, अगर डायरेक्ट याद रखना है इसको भी रख सकते हो। ये तब है जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे, ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं है तो माइनस वी नॉट भी लिखना पड़ेगा, समझ गए होंगे। पुट करो सारी वैल्यूज, एफ एपेरेंट कितना आएगा सर, वो आएगा 100, 330 बाय 330 माइनस, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो कितनी, 9.7, कर लेना डिवाइड वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह, 103 हर्ट्ज के आसपास आंसर आएगा। चेक करके मेरे को बताना बढ़िया से। देखो यार ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, मैं यहाँ पे करा भी दूं तो भी आपको ही करनी है, क्योंकि इट्स योर प्रैक्टिस नाउ, ये आपका काम है, बस कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आपने सीखना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करके आ सकते हो, बढ़िया तरीके से फोड़ के आ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट का किस टाइप का आ सकता है वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। ओके गाइस, अब डॉपलर इफेक्ट का लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देखो सारे कैटेगरी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चैप्टर से एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है इस बार डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं हर वैरायटी क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि यार छोटा सा तो चैप्टर है कि हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर ही लूंगा। ऑर्गन पाइप के भी, स्टैंडिंग वगैरह, वेव्स वगैरह के भी जितने भी क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बट डॉपलर इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, दैट्स व्हाई मैं हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आप ध्यान से देख लो। पिक्चराइजेशन मैंने आपके लिए बढ़िया से बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना उसका डायग्राम, चित्र वगैरह बना लिया करो यार, उसका फ्लो डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि एक सिटी है भाई, सिटी 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 मतलब विशल है आपके पास एक, और वो विशल जो है वो सिटी है, वो घूम रही है, आप उसको रोटेट करा रहे हो, ऐसे रोटेट करा रहे हो, तो जो विशल है, लेट्स सी ये मैंने एक विशल मान ली है, तो ये घूम रही है इस पाथ पे ऐसे ऐसे, तो उसकी जो घूमने वाली स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो दे रखी है 20 रेडियन पर सेकेंड, और जिस सर्कुलर पाथ पे ये घूम रही है उसकी रेडियस दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अच्छा सर ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है जब ये विशल यहाँ पे रोटेट कर रही है, इससे दूर कहीं, इसके सेंट्रल एक्सिस पे दूर कहीं एक ऑब्जर्वर रेस्ट पे आराम से बैठा है, आराम से, ठीक है, समझ लेना आप, ठीक है। और आराम से बैठा मतलब ऑब्जर्वर है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, रेस्ट पे है। क्वेश्चन में बोला भाई रेस्ट पे है, तो वो सुन रहा है कि वो सिट्टी घूम रही है, और उसकी आवाज जो निकल रही है ना, सिट्टी घूमते हुए जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो है 385 हर्ट्ज, यानी जो ओरिजिनल साउंड है उसकी। बट इसको दूर जो बैठा है, बहुत दूर, उसको कितनी सुनाई देगी भाई, सिट्टी घूमते हुए इतनी बना रही है, बट उसको कितना ही सुनाई देगी। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय दिस बैठे हुए ऑब्जर्वर, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी यू हैव टू कैलकुलेट। सो बंदा यार जैसे पार्क में है ना, पार्क में आप एक सिट्टी लेके ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, और बंदा आपसे दूर कहीं बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको भी सुनाई दे रहा होगा, तो कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, ऐसे समझो ना यार, थोड़ा सा रिलेट करो, मजा आएगा आपको अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करेंगे, देख अब क्वेश्चन में पता है क्या बोला उसने, फ्रीक्वेंसी सुनाई तो दे रही है बट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी,
मतलब इस सिट्टी की घूमते हुए सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, लोवेस्ट। समझना आप, क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो गया, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा सिट्टी की किस सिचुएशन पे लोवेस्ट होगी और किस सिचुएशन पे हाइयर फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। देखो जब सिट्टी ऐसे घूम रही होगी ना दोस्तों, तो लेट्स सी वो अपने सर्कल के लोवेस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे देखना ये रही सिट्टी, तो वो सिट्टी क्या है, सोर्स है भाई, सिट्टी मीन्स विशल, विशल आपकी सोर्स है, ठीक है, सोर्स का काम कर रही है। तो जब ये ऐसे घूम के आ रही होगी तो ये इधर को जा रही होगी, तो वीएस इधर हो गया, इधर को जाने की कोशिश करेगी तभी तो ऊपर जाएगी। अब जो साउंड है, जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो साउंड की डायरेक्शन भी इधर ही है, और मैंने आपको बताया था साउंड हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होता है, तो ऑब्जर्वर की तरफ ही होगा साउंड, ये साउंड की डायरेक्शन है, तो वी भी इधर ही है। तो जब भी कभी वी एस और वी एक ही डायरेक्शन में हो जाए, साउंड की वेलोसिटी सर्कुलर पाथ पे घूमने वाली विशल में सोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो जाए, समझना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव लेंगे हम। तो इस केस में जब ये दोनों एक डायरेक्शन में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हाइयर होगी, मैक्स होगी, मतलब इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसको ध्यान रखना, इसी से पता लगा सकते हो, टेंशन नहीं है, फिर उड़ा देंगे नहीं। अब क्या करेंगे सर, अब ये जब यहां से चल के ऊपर जाएगी ऐसे देखो, तो ये यहाँ पे होगी, तो ये सोर्स अब इधर को जा रहा है, तो वीएस तो इधर हो गया, लेकिन साउंड तो अभी भी इसको सुनाई दे रही है, तो साउंड हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ, साउंड हमेशा ऑब्जर्वर, यानी वी हमेशा इधर है जिधर ऑब्जर्वर है। अब इस केस में देखो वेलोसिटी और ऑब्जर्वर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यहाँ वीएस इसके अपोजिट है। जब ये केस आएगा कि सोर्स साउंड की वेलोसिटी के अपोजिट है, सिट्टी जो रोटेट कर रही है, तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ना इसको, इस केस में वो लोवेस्ट होगी, ध्यान से समझना, यानी मिनिमम होगी, वो होगी मिनिमम, इस केस में लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ये आप ध्यान रखेंगे, बेहतरीन कंसेप्ट है ये, इसको आपने ढंग से सीखना है। तो सर हमें तो लोवेस्ट पूछा है, तो ये वाला केस लेंगे, तो साउंड इधर है और सिट्टी इधर जा रही है, सोर्स इधर जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि वी के अपोजिट है, तो नेगेटिव लेंगे ना साइन कन्वेंशन। तो बताओ इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो निकाल लो यार, फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट जो सुनाई देगी हियर इज इक्वल टू ओरिजिनल इंटू वी माइनस वी नॉट यानी ऑब्जर्वर, वो तो रेस्ट पे है, जीरो ले लो फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आएगा वी माइनस वी एस, क्या लेंगे सर, क्योंकि वी के अपोजिट है तो माइनस वी एस ही लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका एफ नोट, वैल्यू पुट कर दो सारी, एफ नोट कितना है सर 385, वी यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 डिवाइड में, क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे था, वी है 340 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वी एस कितना है, विसल की वेलोसिटी कितनी है भाई, विसल उसकी वेलोसिटी तो नहीं दे रखी है सर, पर वो रोटेट कर रही है कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा दे रखा है, और जिस पाथ पे वो रोटेट कर रही है उसका सेंटर की रेडियस दे रखी है, यानी विसल की वेलोसिटी आप निकालोगे, याद करो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा, ठीक है, तो विसल की वेलोसिटी यहां से आ जाएगी सोर्स की आर है 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदलो 0.5, ओमेगा दे रखा है 20, तो ये आ गया 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड, नाउ यू कैन सी, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड, यानी सिट्टी की जो लीनियर वेलोसिटी है इस पे रोटेट करने वाली, दैट इज रोटेट करने वाली है लीनियर ये 10 मीटर पर सेकंड, यू हैव टू पुट द वैल्यू 10। अब यार आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, देखो ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो जो उसको लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, यू कैन राइट 385 इंटू 340 डिवाइड में 350, कैंसिल वैंसिल करो, जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इसका आंसर आना चाहिए 374 जो मेरे को दिया गया है, 374 हर्ट्ज। अब ये कैलकुलेशन आपकी बनती है बॉस, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, जरूरी है क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेशन फाइनली आप नहीं करनी है ना। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स डिपेंडेंट अपॉन डॉपलर इफेक्ट, सारी कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है बढ़िया तरीके से, एक पर्टिकुलर चैप्टर में इतने क्वेश्चन, यार मजाक नहीं है बॉस, बढ़िया से प्रैक्टिस करना आप, और जो रिमेनिंग अब क्वेश्चन है ना, और ऑर्गन पाइप से रिलेटेड, टीयरिंग फोर्क से रिलेटेड आपने देखे होंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, जब नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं यार, जो और भी तो बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, ऑर्गन पाइप तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दिस ईयर ऑल्सो। ओके, सो देखते हैं क्या क्वेश्चन मैंने लिया है और क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा है, और उसी के बिहाफ पे आप अदर क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी, स्टार्ट करें, कम ऑन। सो हियर इज द क्वेश्चन आप जल्दी से रीड कर लो, जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ, क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसमें जो गिवन डेटा उसको लिख लेना चाहिए, बहुत
जरूरी है बॉस, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला यार कि एक ऑर्गन पाइप है हमारे पास जो ओपन एट बोथ एंड, यानी एक रेजोनेंस ट्यूब है जो बोथ एंड ओपन है, ये वाला एंड भी ओपन है, ये वाला एंड भी ओपन है। थ्योरी कुछ ना कुछ पढ़ रखी है आपने, फिर भी मैं यहाँ बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। एक ऐसा पाइप है जिसके दोनों एंड ओपन है, ये वन एंड मान लो, ये टू एंड। जब भी बोथ एंड ओपन होंगे ना, और इसके अंदर जो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी होती है, जब इसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, इसमें एयर वाइब्रेट करती है एयर कॉलम इसके, तो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ओपन पाइप के लिए, समझना, फॉर ओपन पाइप, याद रखना भाई, आगे भी क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से। ओपन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ओपन को मैं ओ से लिख रहा हूं, ठीक है, ये होगा NV/2L, ठीक है। L नॉट, L इज द लेंथ ऑफ दिस पाइप, इस पाइप की जो लेंथ होगी वो L है। V द वेलोसिटी ऑफ साउंड जो इसमें जनरेट होगी, एंड यहाँ मोड ऑफ वाइब्रेशन है, किस मोड पे होगी, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है, मतलब किस मोड पे वो वाइब्रेट हो रही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे क्या होगी। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जब इसमें फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जो इस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, याद रखना जब भी वो नाम यूज करे फंडामेंटल, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 लेते हैं हमेशा, n की वैल्यू 1। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहां से आपको दे रखी है इसकी फंडामेंटल, तो वो कितनी दे रखी है f, एयर में, जब एयर कॉलम यहाँ पे बन रहे हैं तो एयर में दे रखी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी दे दी। ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल, ध्यान देना, ये f दे दी। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फंडामेंटल के लिए, ये बन जाएगा आपका N1 हो गया V/2L नॉट। मतलब अगर देखा जाए ये फॉर्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, अगर V गिवन हो और लेंथ गिवन हो पाइप की और साउंड की वेलोसिटी गिवन हो, समझ गए ये। और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है f क्वेश्चन में। अब वो पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि दिस इज द जर्नल फॉर्मूला, ये याद रखना है वो, बेहतरीन है ये, ठीक है। वो बोल रहा है अगर इस पाइप को हम किसी वाटर टैंक में डिप कर दे, आधी लेंथ इसकी, हाफ लेंथ इसकी वाटर टैंक में अगर डिप कर दे, मान लिया आप ऐसे समझो इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, समझ के समझ सको तो समझो, है ना। तो इसमें पानी भरा हुआ है और आधी लेंथ इसकी इसमें डिप कर दी गई है, तो जो हाफ लेंथ है ना इसकी, ये यहां से यहां तक तो पानी में चली गई, और पानी की वजह से ये वाला एंड हो गया क्लोज्ड, ध्यान से समझना। तो ऊपर जो लेंथ बची यहां से यहां तक बन गई L/2, इनिशियल लेंथ की हाफ, ये सिचुएशन हो जाएगी। तो बोल रहा है जब इसको पानी में डिप करोगे हाफ लेंथ तक, ये नीचे लेंथ पानी में चली गई, तो बताओ अब इसमें एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो यार खुद सोचो, ये जब पानी में डिप करोगे जहां तक पानी भरेगा वो एंड बंद हो जाएगा, यानी इसको बोलेंगे क्लोज्ड एंड पाइप। नाउ दिस बिकम्स क्लोज्ड एंड पाइप। अब ये एक ऐसा पाइप बन गया है कि इसका ये एंड क्लोज हो गया है, इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंड पाइप। ओके 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 ओके, याद आ गया होगा आपको कंसेप्ट। और जब किसी पाइप का एक एंड ओपन हो एक क्लोज, उसको क्लोज एंड बोलते हैं, दोनों नहीं होने चाहिए क्लोज, समझिए, एक क्लोज होना चाहिए। तो बोल रहा है इस सिचुएशन में इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी फंडामेंटल, इस सिचुएशन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यार पता है जब भी कभी ओपन से कोई पाइप क्लोज्ड हो जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, जब क्लोज्ड हो जाए, दैट इज 2n - 1 V/4L C। ले लिया क्लोज्ड पाइप की लेंथ, यानी जो भी लेंथ होगी इसकी, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। n की वैल्यू पुट कर लो, अगर फंडामेंटल पूछ रहा है तो n की वैल्यू 1 होगी, ध्यान देना, अगर फंडामेंटल पूछ रहा है तो n की वैल्यू 1 होगी। तो 1 पुट करके V/4L मिलेगा, देखो V ये -1 है बॉस, -1 V/4L C। और अगर मैंने फॉर्मूले में 2n - 1 लिया तो n 1 से स्टार्ट होगा, अगर मैं प्लस कर दूंगा n 0 से स्टार्ट होगा। मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आप भी इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो क्लोज्ड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब अगर मुझे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो भाई अप्लाई कर लो। तो देखो इसकी जो ऊपर लेंथ बची है एयर में वो L/2 हो गई, मतलब इसकी लेंथ अब L नहीं लेंगे L/2, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इससे फॉर्मूले से, फंडामेंटल क्लोज्ड की V/4L C, यानी क्लोज्ड वाले पाइप की लेंथ कितनी है, चूंकि आधी लेंथ तो पानी में चल गई उसको तो हम नहीं लेंगे, जो बची है ऊपर एयर में वो बची है L/2, तो यहाँ लिखेंगे L/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल, तो कितना बचा V/2L। ओ तेरी, ये V/2L तो किसके इक्वल है, ये रहा देखो V/2, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी ओपन वाले की L, मतलब इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ही यही होगी, क्लोज्ड वाले की भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन के इक्वल आई है, मतलब f ही रहेगी। ऐसा करने से
अगर पाइप यहां से यहां रख दूं और हाफ डिप कर दो तो उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल सेम रहेगी, जो गिवन है क्वेश्चन में वही सेम आप देख सकते हो। बट अगर इसकी लेंथ कुछ और हो जाती है L/3 L/4 पानी के अंदर, तो बचती तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। बट दिस इज द वे यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आराम से, टेंशन नहीं है। ये दो फॉर्मूले ब्रह्मास्त्र हैं आपके लिए, इनका यूज करना आपको बढ़िया तरीके से आना चाहिए, बस ये आप ध्यान रखेंगे। आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट से मैं ले रहा हूँ, जिससे और बेहतरीन तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसके एप्लीकेशन करना आपको आ जाए। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उड़ा के आ जाएंगे, और क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन को पढ़ना, उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एक ओपन पाइप है, एक क्लोज्ड पाइप है। तो बोल रहा है ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाए क्लोज्ड पाइप की थर्ड हार्मोनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज हो गया। उसने क्वेश्चन में बोला है ये ओपन वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल कर दूं क्लोज्ड, सी मींस क्लोज्ड वाले की थर्ड हार्मोनिक। तो भाईजान थर्ड हार्मोनिक का मीनिंग क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक का मीनिंग क्या होगा, ये समझने की बहुत जरूरत है हमें। पहले इनकी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। ओपन पाइप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था NV/2L, चूंकि ओपन है उसकी लेंथ उसी के नाम से लिख लो, ठीक है। इसने बोला फंडामेंटल, जब भी नाम यूज होगा फंडामेंटल, मैंने आपको बोला था N1 लेंगे, तो ये आ गया देखो। तो इसकी ओपन पाइप की आ गई V/2L नॉट, ये बना लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इनको बाद में इक्वल करेंगे जैसे कि उसने क्लियर बोला है, क्वेश्चन में जो बोला है उसी को उड़ाना है ना पकड़ के यार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी थर्ड हार्मोनिक, तो मतलब क्या है सर इसका, बताऊंगा अभी। देखो पहले इसकी निकाल लेते हैं जनरल फॉर्मूले से। क्लोज्ड का फॉर्मूला होता था 2n - 1 V/4L, ठीक है। L क्या है सर, क्लोज्ड है, ठीक है। अब थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा है। देखो भाई हार्मोनिक का मतलब होता है कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी रिस्पेक्ट में अनदर कोई फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स होती है, थर्ड की बात कर रहा है। तो अगर मैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखूंगा तो N1 करूंगा तो फंडामेंटल इसकी आएगी क्लोज्ड वाले की V/4LC, यही आएगी। तो अगर कोई और फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू पुट करने पे इसकी 3 टाइम्स हो जाए तो उसका थर्ड हार्मोनिक होगा, बस समझ गए होंगे आप। अगर मैं n की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और पुट करूं और इस फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स हो जाए, क्या सर, N2 पुट करो, देखो N2 पुट, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या होगी, 2 × 2 4 - 1 3 × V/4LC। अब आप देख लो ये फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल, इसका मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी 2 पुट करने पे आई है वो इसकी 3 टाइम्स है, इसी को बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक है ना, इसी को बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। एक चीज और बताऊं, N1 पुट करने के बाद N2 जब पुट करते हो आप, 2 से स्टार्ट होता है फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ये चीजें याद रखनी है, 2 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना जब आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे। फर्स्ट ओवरटोन, अगर सर N3 पुट किया तो सेकंड ओवरटोन, 4 पुट किया तो थर्ड ओवरटोन, समझ गए होंगे आप कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी को मैं बोल सकता हूं थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, या इसी को बोल सकता हूं फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप की, ये भी बोल सकता हूं मैं, ऐसे भी बोल सकता था, आपको समझ गए होंगे आप। अब उसने बोला है इन दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि इक्वल दे रखा है। तो बताओ लेंथ पूछिए आपसे, क्वेश्चन में क्लियरली आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप, ये निकालनी है, ये कैलकुलेट करनी है, ये आपको गिवन है, क्लोज्ड वाले की गिवन है, तो इक्वल करो। देखो इसकी F0 इक्वल टू इसकी FC, इसकी F0 कितनी है, V/2L नॉट इक्वल टू 3V/4LC, V से V कैंसिल, हमें क्या निकालना है L0, तो इसको इधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले जाओ, ठीक है। तो L0 देखो, अच्छा ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 2LC यहाँ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। LC की वैल्यू दे रखी है आपको, LC की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 20 सेंटीमीटर। अगर क्लोज्ड वाले पाइप की लेंथ, जो क्लोज्ड पाइप होगा ना ये वाला, इसकी जो लेंथ है LC वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पुट करो तो L0 कितना आएगा, देखो यहाँ पे 2 × 20/3, L0 आ गया दोस्तों 40/3 सेंटीमीटर। यहीं पे स्टॉप कर दो या इससे डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद आंसर आपका आएगा 13.2
3 के आसपास या 2 के आसपास, इतना आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे। बट कॉन्सेप्ट क्या है, बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपके सामने एकदम क्लियर है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइज। ओके, बढ़िया से प्रैक्टिस करना, बढ़िया से देखना, बढ़िया से रिपीट कर करके देखना, मस्त तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ओके यार, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और इस बार जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है वो स्ट्रिंग वाला लिया है। जैसे गिटार का स्ट्रिंग होता है ना, बोथ हैंड उसको फिक्स कर देते हो, फिर उसको टच करते हो, उसमें फ्रीक्वेंसी साउंड क्रिएट होती है। स्ट्रिंग गिटार वाला आपको सबको पता होगा, म्यूजिक साउंड करता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, क्वेश्चन एक क्लियरली आपके पास बोला गया, उसने बोला गया एक स्ट्रिंग है हमारे पास और इसको हमने फिक्स कर रखा है। देखो दोनों हैंड पे स्ट्रिंग है, दिस इज योर स्ट्रिंग। ओके, ये स्ट्रिंग है, अच्छी बात है सर। अब वो बोल रहा है इस स्ट्रिंग की इनिशियल लेंथ है L और इसमें जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल F, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब वो पता है क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि N मान लो यार, क्वेश्चन में आपकी N दे रखी है कि अब जब ये पूरा स्ट्रिंग एक साथ वाइब्रेट कर रहा होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी N है, फंडामेंटल। वो बोल रहा है, अब क्या बोलता है वो कि अगर मैं ये कर दूं, इस स्ट्रिंग को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दूं, 3 सेगमेंट मतलब कैसे सर, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, ये अलग वाइब्रेट करेगा, इतनी सी लेंथ अलग, इतनी सी अलग। लेट्स सी इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसकी लेंथ है L3, समझ गए होंगे आप। यहां से यहां तक, इसकी यहां से यहां तक, इसकी यहां से यहां तक, मतलब ओवरऑल ये आपका A पॉइंट, ये B पॉइंट। तो ये जब वाइब्रेट करेगा ना, ये वाला फंडामेंटल मोड में, इसकी फ्रीक्वेंसी N1, और ये वाला वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी N2, ये वाला वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी N3। ये दे रखी है क्वेश्चन में। तो वो बोल रहा है कि जब अकेला सिंगल स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी N, अब जब ये 3 सेगमेंट वाइब्रेट करेंगे तो N1 इसकी, N2 इसकी, N3, तो बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन N1, N2 एंड N3। एंड रिमेंबर गाइज, हियर इज द केस ऑफ स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। अभी हम एयर कॉलम्स की बात कर रहे थे तो हमने फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले देखे, अभी हम रस्सी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो जब भी कभी स्ट्रिंग की केस की बात करेगा और फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो स्ट्रिंग के केस में एस मीन्स स्ट्रिंग, फॉर्मूला होता है N/2L √T/μ। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के काफी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो, अब ये जो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है ना, ये है मोड ऑफ वाइब्रेशन 1 2 3 जब हम पुट करेंगे। L इज द स्ट्रिंग लेंथ, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज टेंशन। रस्सी में टेंशन होना बहुत जरूरी है। टाइट करते हैं ना हम, जब गिटार का स्ट्रिंग यूज करते हो, ढीला हो जाता है, उसको टाइट करते हैं तब वो टाइट होता है, तो जब बढ़िया फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। नहीं, म्यू क्या है सर यहाँ पे, मास डेंसिटी। कौन सी मास डेंसिटी है सर, लीनियर मास डेंसिटी, यानी इसको हम लिख सकते हैं रस्सी का मास डिवाइड बाय उसकी लेंथ, इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ द मास एंड द लेंथ, दैट इज द लीनियर मास डेंसिटी। अब हमें किससे मतलब है, इसको इसने इन 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, हमें किससे मतलब है, बाकी से हमें लेना देना है ही नहीं, बस किस पे फोकस करना है सर, लेंथ को डिवाइड किया है सर, लेंथ को। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन देख लो और फोड़ के आइयो क्वेश्चन को डायरेक्ट। आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाईजान। उत्तरी, अच्छा, यस। अगर मैं ध्यान से देखूं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है N, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसकी टोटल लेंथ। इस छोटे से सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है N1, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, N2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L2। इस वाले को क्या लिख सकता हूं, N3 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L3। मतलब सीधी सी बात दिख रही है आपको। और ये तीनों लेंथ मिलके L ही तो बनाएंगे, यानी L को हम लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3। ये 3 सेगमेंट इस कंप्लीट लेंथ को ही तो कवर करेंगे। और चूंकि ये प्रोपोर्शनल है तो L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, L की जगह देख लो, अगर मैं इसको जस्ट रिवर्स करूं, L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N भी तो लिख सकता हूं, यहाँ 1/N लगेगा, कांस्टेंट वैल्यू हट जाएगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। L1 की जगह कैसे कर सकता हूं, देखो इसको लिख सकते हो आप L1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N1, इसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे सर N1 आएगा, सिमिलरली L2 ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो यहाँ पे N2 आएगा, और L3 देख सकते हो यहाँ पे N3 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, डायरेक्ट आप यूज करो, रिलेशन बस याद रखो, इसी से फोड़ दोगे। काफी टाइम आपके एग्जाम में आ चुका है इस टाइप का डिपेंडेंट क्वेश्चन, तो आप आराम से करके आ सकते हैं। रिलेशन इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, इस फॉर्मूले पे ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ये भी क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है, बट इसके आंसर आउटपुट जो इसका आंसर है, इस टाइप के क्वेश्चन के वो पता होते हैं। 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते हो। ट्यूनिंग फोर्क की अगर हम बात करें, जो ट्यूनिंग फोर्क होता है, जो ट्यून करते हैं, जो गिटार के स्ट्रिंग है उनको आप ट्यून कर रहे हो, ठीक है, उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स सी, उसने बोला गिटार है, उसके 2 स्ट्रिंग है हमारे पास,
पहला ए दूसरा बी। जब हम इनको इनसे बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं इनिशियली ट्यून करके, तो वो जो बीट्स फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं इनिशियली, बीट फ्रीक्वेंसी है ना, बीट फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज की है। अभी ये वाइब्रेट हो रहे होंगे, दोनों मिलके वाइब्रेट हो रहे होंगे, तो इनकी जो ट्यूनिंग है उससे जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है वो 6 हर्ट्ज है, ऐसे बोला है। ऐसे समझना, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, फिर मजा आ जाएगा, आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। अब लेट्स सी, मैंने मान लिया इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी FA और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी FB, अपनी खुद की, ठीक है। जब दोनों को साउंड करते हैं हम एक साथ ऐसे ऐसे, तो फिर ये 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी समझते होंगे, तो ये आप 6 हर्ट्ज की बना रहा है। अब वो पता क्या बोल रहा है, इफ अगर सेकंड वाले वायर में टेंशन को मैं डिक्रीज कर दूं, टेंशन डिक्रीजेस, सेकंड वाले वायर में अगर टेंशन को मैं घटा दूं, तो बताओ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, बीट्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर पहले वाले स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, पहले वाले स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है क्लियरली, दैट इज 530 हर्ट्ज, ठीक है, 530 हर्ट्ज फर्स्ट स्ट्रिंग की दे रखी है। तो अगर सेकंड वाले, ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में आएगा तो मजा आ जाएगा भाई, जो सेकंड वाला वायर है उसका टेंशन कम करना है, तो यार इससे फर्क क्या पड़ेगा, अभी बताया था मैंने, जब भी स्ट्रिंग की केस की बात होगी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेंशन के। देखो ध्यान से, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था F=N/2L/T/μ लिखाया था कि नहीं, आप देखो फ्रीक्वेंसी टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखो अगर इसका टेंशन डिक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। ओ तेरी सर, टेंशन के कम करने से FB की वैल्यू कम होनी चाहिए, और अगर ये कम होगी तो जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, या तो आप लिखोगे FA माइनस FB या आप लिखोगे FB माइनस FA, दोनों में से कौन सा डिफरेंस लिखना चाहोगे। बस ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, ये समझ में आ गया तो क्या करेंगे सर, देखो ये लिखे या ये, देखो चूंकि उसने बोला है कि जब इसने टेंशन डिक्रीज किया तो यार इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बी वाले को डिक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, लेकिन उसने बोला जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, और बीट फ्रीक्वेंसी आपको इंक्रीज होकर दे रखी है 7 हर्ट्ज, पहले 6 थी अब ये 7 हर्ट्ज है। ये कब पॉसिबल है, बी की कम हो गई और बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सा फंडा आपको नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला यू हैव टू यूज, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, इट मींस FA FB से ज्यादा रही होगी, क्योंकि ये कम हो गई टेंशन के डिक्रीज करने से, तो FA इज ग्रेटर देन FB, तो आप FA में से FB को सब्ट्रैक्ट करके आना, ना कि FB में से FA को। दो ही ऑप्शन, मतलब दो ही आंसर इसके पॉसिबल है। देखो क्या सर, देख लो 530 है आपके पास ओरिजिनल ए की, या तो आंसर होगा, देखो आंसर क्या होगा 530 प्लस माइनस इनिशियल बीट फ्रीक्वेंसी को देखा करो हमेशा, है ना, इनिशियल 6, या तो ऐड करके आंसर आएगा या सब्ट्रैक्ट करके, बस दो ही होंगे, ये पॉसिबल ही, मतलब यही पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो 36 हो गया 24 होगा। अब 36 करके हो गया 24, उसके लिए कंसेप्ट है, क्योंकि बी का टेंशन कम हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ए ज्यादा होना चाहिए, अगर इसकी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो यू हैव टू टेक FA माइनस FB एंड वी हैव टू कैलकुलेट FB, तो ये दे रखा है आपको 6, इनिशियल बीट लेंगे, ये नहीं लेंगे, इंक्रीज करने के बाद जो आएगी वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका है 6 इक्वल टू FA, आपको दे रखा है 530 और माइनस FB, तो देखो इसको इधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ, तो FB इक्वल टू आ गया 530 माइनस 6 यानी 524 हर्ट्ज। दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। होप सो आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे क्यों किया, मैंने ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला क्यों यूज किया, बी में से ए को क्यों नहीं किया, समझ गए आप। डिक्रीमेंट की वजह से ओवरऑल बीट्स इंक्रीज कर रही है तो ए ज्यादा बी कम हो रही है, इस तरीके से। अदरवाइज दो ही ऑप्शन पॉसिबल है ना। अगर कंफ्यूजन हो तो दो तो आप ऐसे ही हटा देंगे, 40 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यार, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आप मान सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन भी डील कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट से इजी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, उनको भी देखते हैं कैसे उड़ाते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ट्रैवलिंग जो वेव होती है, समझ गए होंगे आप। देखो सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। उसने बोला है कि ये एक प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, एक वेव की इक्वेशन दे रखी है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वेलोसिटी पूछ रहा है, वेव की वेलोसिटी कौन सी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब जो दे रखा है इसमें, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो आपको बता रहा है इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए भाई बहुत आसान तरीका, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, ठीक है, उससे कंपेयर कर लेंगे, आंसर आएगा। y इज इक्वल टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, याद रखना ट्रैवलिंग सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, a साइन ऑफ स्टैंडर्ड होता है ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस
फाई या प्लस माइनस लिख सकते हो आप, ठीक है। फाई इज द फेज एंगल, टी के कोफिशिएंट से मिलेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्स का कोफिशिएंट होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और यहां से मिलेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ गए होंगे आप। और साइन के बाहर ये जो रहता है ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, आप सबको पता होगा, कंपेयर कर लो, उड़ा डालो, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड क्या देखो, ये रहा डायरेक्ट, तो ए आ गया एम्पलीट्यूड 4 यूनिट्स जो भी होगी आप देख लें, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आ गया 4। अब नेक्स्ट क्या दिया है सेकंड ऑप्शन में, क्या बोला इसने, एम्पलीट्यूड 0.04 बोला है, जबकि हमारा तो 4 आ रहा है भाई, तो ये तो करेक्ट नहीं है। अब हमें वेव की वेलोसिटी देखते हैं दोस्तों। वेव की वेलोसिटी जब भी पूछे, वेलोसिटी ऑफ वेव जब भी पूछेगा तो ये हमेशा होती है ओमेगा बाई के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन प्रोपगेशन कांस्टेंट। ये आप याद रखें, बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ओमेगा बाई के, ओमेगा क्या है सर, टी को छोड़ के उसके साथ जो भी होगा वो ओमेगा है, तो ये टी का कोफिशिएंट ओमेगा, यहाँ ओमेगा ये निकालना है। तो कैसे निकाले, देखो इस ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखो, टी भी है एक्स भी है, पोजीशन जो है उसकी एक्स, लेकिन जो पाई है ना वो ब्रैकेट से बाहर है, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करो तब क्वेश्चन करना, ध्यान से समझना। तो पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो पाई हो जाएगा, यहाँ पे भी पाई आ जाएगा। अब देखो टी को छोड़ के बाकी सब उठा लो, ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, समझ गए होंगे आप। और एक्स को छोड़ के बाकी सब उठा लो, ये के की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये के की। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे ओमेगा कितना मिला, पाई बाई 5, ठीक है, और ये कितना मिला, पाई बाई 9, तो पाई कैंसिल, 9 ऊपर जाएगा, बाई 5, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। v का वैल्यू आपको दे रखा है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल से 5 तो नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है इतना सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो कोई बात नहीं, आंसर नहीं हमारा करेक्ट हो रहा है, तो और कुछ देख लेते हैं भाई। एम्पलीट्यूड मैच नहीं किया, वेव की वेलोसिटी मैच नहीं करी, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो भाई फ्रीक्वेंसी निकालनी है हर्ट्स में, ठीक है, हर्ट्स में, तो कहाँ से मिलेगी, ओमेगा से, क्योंकि ओमेगा क्या होता है सर, 2 पाई एफ, सबको सपनों में आता होगा, अब तो कोई टेंशन नहीं है। ओमेगा कितना आया था, पाई बाई पाई, पाई बाई पाई इज इक्वल टू 2 पाई एफ, पाई से पाई कैंसिल, 2 नीचे आएगा तो एफ हो जाएगा 1/5 इंटू 2 दैट इज 10, यानी 0.1 हर्ट्स। इस पर्टिकुलर वेव की इतनी फ्रीक्वेंसी है, चेक करो ऑप्शन है, 0.1 हर्ट्स है, नहीं है यार 50 हर्ट्स है, तो पंगे वाली बात हो गई यार, ये तो मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करें भाई, अब क्या करना पड़ेगा, ये तो देखना पड़ेगा यार। लास्ट ऑप्शन अब हमारे पास बच गया है वेवलेंथ। वेवलेंथ कहाँ से मिलेगी सर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट के से, के का फॉर्मूला होता था याद करो, 2 पाई बाई लैम्डा, यहां से मिलेगी वेवलेंथ, ये मिलना चाहिए। अब लास्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए हमारा, नहीं तो देखो k इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई लैम्डा, चलो सर सही है, k की वैल्यू आई कंपेयर करके पाई बाई 9, तो पाई बाई 9 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये कैंसिल, लैम्डा इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होकर लैम्डा आ गया 18 जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर। इट इज फाइनल वन एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, यू नो, फाइनली हमें आंसर मिल गया है। इजी है यार, आप बस इसको कंपेयर करो उसके साथ, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, देखो फॉर्मूले वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हमने ये भी डील कर लिया है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करके आएंगे और क्या क्या पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को मेरा लेने का मेन मोटिव था कि इसमें सब कुछ दे रखा था, तो वो सब कुछ हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, सिंपल। ओके दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और बढ़िया से उसको उड़ा देते हैं और कंक्लूड कर लेते हैं। हम सारे सिचुएशन, सारे कंसेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, जो जरूरी है हमारे लिए, जो मेन है हमारे लिए, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, सो लेट्स सी, सो हियर इज द क्वेश्चन आराम से देखो। उसने एक इक्वेशन दे रखी है, वेव की इक्वेशन दे रखी है, ट्रैवलिंग वेव है, देखो प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रैवलिंग वेव है, हार्मोनिक। उसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, यानी वेवलेंथ निकालनी है यहाँ पे, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर कंडीशन उसने अप्लाई कर रखी है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी 2 टाइम्स होती है वेव की वेलोसिटी के। उसने क्लियर बोला है कि अगर पार्टिकल बोला है, ध्यान से समझना, दोनों फर्क है, ये पार्टिकल है और ये वेव है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया इसको डिफरेंशिएट कराने के लिए। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी 2 टाइम्स है वेव की वेलोसिटी के, तो बताओ लैम्डा कितना होगा, वेवलेंथ कितनी होगी। तो भाई समझ, जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो याद रखना पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ना, और मैक्सिमम, तो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दोस्तों ए ओमेगा, इसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। V मैक्स SHM में पड़ा होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा, ध्यान रखना। और वेव की वेलोसिटी तो आपको ऑलरेडी पता है, वेव की वेलोसिटी मैंने आपको बताया था ओमेगा बाई के, ये इसके इक्वल होती है। बस पुट करो, आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं है, यही याद रखना था। ओमेगा से ओमेगा उड़ा डालो, यहाँ बचा a, यहाँ बचा 2 इंटू 1/k, के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बॉस, के यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन से। अब देखो इक्वेशन को स्टडी करो, ये एस का एम्पलीट्यूड अगर देखा जाए, ठीक है, y इक्वल टू y नॉट इसका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना,
अब देखो साइन के बाहर लिखा है 2π/λ और ब्रैकेट में ही है, तो मैंने बोला साइन के बाहर जो भी होगा पहले उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है बॉस। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन कैसी हो जाएगी, देखो इक्वेशन हो जाएगी y0 साइन ऑफ 2πv/λ इंटू t माइनस 2π/λ इंटू x। तो आपको पता है हमें k चाहिए और x का कोफिशिएंट k होता है, यानी ये k की वैल्यू आ गई, x का कोफिशिएंट k होता है, ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको बताया अभी अभी, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, देखो 2 डिवाइड में 2π/λ, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा ऊपर जाएगा बाई पाई, ठीक है। इस तरीके से आप देखो, तो a इक्वल टू आपके पास a क्या है सर, एम्पलीट्यूड, और इसकी वैल्यू कितनी है y0, तो यहाँ रखेंगे y0 इक्वल टू लैम्डा बाई पाई, तो आप देख सकते हो इसको मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा आ गया पाई y0। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिलेशन, द रिक्वायर्ड आंसर, यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस, सारी सिचुएशन आपके सामने है, इस तरीके से आप क्वेश्चन हैंडल करके आएंगे। और हमने ओवरऑल सारे बढ़िया कंसेप्ट का यहाँ पे कवर कर लिया है आपके वास्ते। मेहनत करें आप शिद्दत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलने वाली है। ओके, तो मेहनत जब लगातार की जाती है ना यार, शिद्दत के साथ डूब के की जाती है, तो उसका रिजल्ट मिलना लाजमी है, आपको टेंशन मत लेना, बस करते रहो। एक और बेहतरीन सीरीज बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, आपके एग्जाम तक हम फोड़ के रख देंगे सारे कंसेप्ट के साथ। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।